प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं तो वहां के बाद जो परिवर्तित होकर वह आगे की ओर गमन करती है उसे प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं या किसी समतल कांच पर पड़ती हैं तो ये सीधे परावर्तित ना होकर, ये घटना ना होकर और ये सीधे मुड़ती हुई और सीधे गमन करती है तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन समझने के लिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इसके लिए है कि जब हम किसी समतल कांच की बाल्टी में यदि हम सीधा प्रकाश गुजारे तो यहाँ से जिस मार्ग से प्रकाश की किरणें आ रही है उसी मार्ग से ये लौट जाती है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार के अपवर्तन की घटना नहीं हुई, ये सीधे पड़ी और सीधे ही निकल गई। जब इधर होता है दूसरा में कि जब हम थोड़ा तिरछा करके टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये पृष्ठ यहाँ है, जो पृष्ठ हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये टॉर्च है, यहाँ पानी की सतह पर तिरछी पड़ रही किरणें हैं जिसके कारण सतह ये मेन है और इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये पानी है और कांच का बना हुआ ग्लास है। इसका और उदाहरण समझने के लिए हम देख सकते हैं कि सिक्के का नहीं दिखना। जब हमारी आंख यहाँ पर है और ये सिक्का यहाँ पर है और इसमें कोई मार्ग नहीं है, इसमें पानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब ऐसी होती है तो हमारा प्रकाश सीधे इसमें प्रवेश करती है। जब इसमें पानी भर दिया जाता है तो इसके कारण पानी से सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना। अब यही घटना इधर दिखाया गया। इसमें क्या है, सिक्का यहीं पर है, हमारा आंख भी वहीं पर है, सिक्के का दिखने लगता है। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ बनने वाला बिंब जो है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं सिक्के का दिखना। और ऐसा घटना जो हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या तो किसी ग्लास में या फ्लक्स में जब हम किसी सीधी पेंसिल को या किसी सीधी छड़ी को हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण तिरछा बनता है और तिरछा बनने के कारण ये कटर पेंसिल जो है ये सीधी है, जबकि जब हम इसको बाल्टी में या ग्लास में देखते हैं पानी भर के तो ये हमें टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। ये इसका मेन सिरा यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, जबकि ये हमें आभासी रूप से यहाँ से इस प्रकार हमें दिखाई पड़ती है। ये पेंसिल लगती है, अर्थात पेंसिल लगती है कि मुड़ी हुई है। तो पेंसिल का मुड़ा होना या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना या पेंदी का ऊपर उठा हुआ दिखना, ये सब है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे सभी क्रियाकलाप होते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब माध्यम क्या है? माध्यम अर्थात स्रोत जिसमें प्रकाश चलता है उसे हम बोलते हैं माध्यम। अब माध्यम के रूप में हम सबसे पहले समझेंगे एक सघन और एक विरल। सघन क्या है और विरल क्या है? तो सघन के लिए जानना है सघन और विरल। तो सघन के लिए सघन मतलब होता है जुड़ा हुआ, जिसमें चलना मुश्किल हो, प्रकाश के चलने में जिसमें ज्यादा परेशानी हो उसे हम सघन कहते हैं। सघन वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति धीमी होती है। प्रकाश की गति धीमी होती है उसे या उस मार्ग को सघन कहा जाता है। जैसे हमको यूं ही बाई में देखने के लिए कहा जाए और एक कांच से देखने के लिए कहा जाए, तो कांच में हमको डिफिकल्ट कुछ दिखता है, कुछ अलग दिखता है, कुछ मोटा दिखाई पड़ता है या कुछ पतला दिखाई पड़ता है। वो किसके कारण? सघन के कारण। और विरल किसको कहते हैं? विरल में कोई भी माध्यम नहीं हो सकता है। यानी विरल वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति तेजी से होती है
उस मार्ग को विरल कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप सब देख सकते हैं कि ये कांच का पट्टी है, इधर वायु है, इधर कोई नहीं तो वायु है। यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, इसको जाना चाहिए सामने, इस प्रकार गुजरना चाहिए। ये अपवर्तन होके और इधर से इधर मुड़ गई। तो ऐसी जो घटनाएं हुई यहाँ पर दो है, एक वायु हो गया जो हो गया विरल माध्यम, और यहाँ पर ये कांच है, कांच हो गया सघन माध्यम। और फिर कांच से बाहर निकला तो ये हो गया वायु, वायु हो गया हमारा विरल माध्यम। विरल, ये कांच था सघन, और ये वायु है विरल। तो जिसमें प्रकाश की चाल आसानी से, मतलब प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे हम बोलते हैं विरल, और जिसमें प्रकाश आसानी से ना गमन करे उसे हम बोलते हैं सघन। तो यहाँ से देखना है कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती तो ये सीधे पार होती, ये सीधे पार ना होकर ये इस प्रकार अपवर्तित होते हैं और यहाँ के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो इस घटना को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो ये घटना प्रतीत हुआ इसे हम बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जबकि ये जो मार्ग है, ये माध्यम जो है, ये माध्यम हमारा कहलाया विरल, और ये जो मार्ग है ये हमारा कहलाया सघन, और ये जो मार्ग है ये मार्ग हमारा कहलाया विरल। अर्थात विरल, सघन, विरल। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कांच और पानी में इसके अपवर्तन में यहाँ समझना है। कल ही हम बता चुके थे कि सघन और विरल। तो सघन अर्थात जो संघनित होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम चलती है, और विरल जिसमें प्रकाश की चाल अधिक चलती है। तो यहाँ से समझना है कि ये जो हमारा माध्यम है ये विरल माध्यम है, और ये जो हमारा माध्यम इसमें करा पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा होना, यानी कि एक गिलास है और इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें एक पेंसिल दी हुई है। तो ये जो पेंसिल है ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर आग का चित्र बना हुआ है, जब यहाँ से देखा जाता है तो ये पेंसिल लगता है कि मुड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर पानी में जो यह पेंसिल दी हुई है इसके अपवर्तन के कारण ये थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें इस जल में अपवर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन की घटना के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण हमें जो है छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और इसमें जो हो रही है ये घटना हमेशा होगी सघन में। सघन हमारा कौन है? तो ये जो गिलास में पानी है ये हमारा सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये जो पेंसिल है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा, पानी के सतह यानी जो है बाल्टी में, बाल्टी का जो निचली सिरा है ऊपर महसूस होता है। इसका भी कारण है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि इसका जो जब इसमें हम देखते हैं तो इसके किरण इस प्रकार से और थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है। अर्थात हमें लगता है कि बाल्टी का तह थोड़ा बढ़ा हुआ है, यानी ऊपर उठा हुआ है और इसके किनारे भी थोड़ा कम होंगे। इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो छड़ी का यानी कि पेंसिल का या छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन, बाल्टी का सतह ऊपर दिखना यह भी है प्रकाश के अपवर्तन के दो उदाहरण हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रिज्म। पुनः देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर टकराती है इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण। जो ये किरण आ रही इसको बोलते हैं आपतित किरण, जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसके ऊपर खींचा गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। यहाँ बनने वाले कोण को हम बोलते हैं अपवर्तित कोण। कोण का नाम हम दे सकते हैं यहाँ से अपवर्तित कोण बराबर AON। AON या इसका नाम हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, यहाँ से BO, चलो B नाम है इसमें, यहाँ हम X रख लेते हैं। तो यहाँ पर से नाम हम दे सकते हैं कोण XON। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित कोण। अब यहाँ से देखना है ये अपवर्तन की घटना कांच की सिल्ली से हुई। कांच की सिल्ली,
इसमें अपवर्तन की घटना हुई, यहाँ से कोण, ये अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप ये कांच के पृष्ठ पर बना और अपवर्तित हो गया। तो इस बिंदु जिससे जो नीली किरण, तो इस बिंदु से निकलने वाली जो किरण है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना, जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना, तो यहाँ पर जो बनने वाले कोण है उस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। यहाँ बनने वाले कोण हो गए अपवर्तित कोण और यहाँ बनने वाले कोण हो गए आपतन कोण। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। यहाँ से पता चला कि अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के भी दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और इस पर खींचा गया अभिलंब, और इस पर खींचा गया अभिलंब को, अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, तीनों एक ही पृष्ठ या समतल में हो। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है, यहां से हम बोल सकते हैं आप अपवर्तित कोण और यहां से अपवर्तन कोण, अर्थात साइन आई बराबर कोण आर आपस में बराबर हो, बराबर होता है, बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर निट्टा होता है। इतना बराबर हम बोल सकते हैं एक नियतांक, एक नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ से मार्ग समझना है कि ये जो हमारा मार्ग है ये वायु मार्ग है, तो वायु को हम बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये विरल हमारा है। यहाँ पर कांच है तो ये हमारा सघन है, ये वायु में बाहर निकला तो ये हमारा विरल है। तो विरल में प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिक होती है और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जो अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं उसे हम बोलते हैं सघन। सघन में ही अपवर्तन की घटनाएं घटती हैं। समतल कांच पर प्रकाश की किरणें सीधे गुजारी जाती है। जब प्रकाश की किरणें सीधे गुजारी जाती है तो ये सीधे बिना अपवर्तन घटना को ही, बिना अपवर्तन के घटना को ही ये सीधे निकल जाती है। यानी जब हम प्रकाश की किरण सीधा डालेंगे तो इस कांच की पट्टी पर किसी भी प्रकार के अपवर्तन की घटनाएं नहीं होगी और यहाँ बनने वाला कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, मतलब जितना डिग्री से गया उतना डिग्री से बाहर निकल जाएगी। यहाँ अपवर्तन की घटना नहीं घटती है। अपवर्तन की घटना के लिए जब भी हमको किरण डालना होगा तो थोड़ा तिरछा डालना होगा और इस प्रकार डालते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन की घटनाएं होती है। और ये अपवर्तन की घटनाएं कब होगी? कांच से किसी परावर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना के लिए कभी भी हमको ये जो आपतित किरण है, इस किरण को अगर हम सीधा डाल दें, प्रकाश को सीधा डाल दें तो ये सीधा पार कर जाएगी, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। इसमें अपवर्तन की घटनाएं घटित होगी। यहाँ विलंब भी बनेंगे, कोण भी बनेंगे, इधर भी कोण बनेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ अपवर्तन की घटनाएं होंगी, यहाँ अपवर्तन की घटनाएं नहीं होगी। तो यदि पूछा जाए कि कांच की पट्टी पर 90 डिग्री या 0 डिग्री से या लंबवत प्रकाश गुजारी जाए तो अपवर्तन की घटना इस पट्टी पर होगा, तो आंसर हमारा होगा इस पट्टी पर कभी भी अपवर्तन की घटनाएं नहीं घटित होगी। अब दूसरा देखना है, अपवर्तन घटनाएं जो होती है ये किसी बिंदु स्रोत से आती बिंदु, यानी एक किरण किसी बिंदु पर ये टकराई तो ये जो माध्यम हमारा हुआ ये वायु हुआ, वायु मतलब विरल हुआ। अब यहाँ से ये जो किरण आई इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये किरण जो पड़ी इसको बोलते हैं आपतित किरण,
ये अपवर्तन की घटनाएं दर्शाई और यहाँ से ये किरणें पुनः वापस निकल गई। तो ये निकलने वाली किरण को ही हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। और यहाँ से जो ये सीधी रेखा गुजरी है, टूटी हुई रेखा, इस रेखा और ये जो टूटी हुई रेखा है, ये जो टूटी हुई रेखा है, इस रेखा की लंबाई यानी इसकी बीच की दूरी, इस रेखा की लंबाई अर्थात इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी और इस बीच की दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। यहाँ से जो ये किरण है आपतित किरण और यहाँ से निकलने वाली किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। यानी दूसरा माध्यम में हम कह सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ देखना है, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, तो ये टूटी हुई रेखाओं से आगे और पीछे दर्शाया जाता है। इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यहाँ भी बीच की दूरी बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तन की व्याख्या, तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, ये जो किरणें आ रही, इस किरणों को बोलते हैं हम आपतित किरण। ये कांच का सिल्ली है, कांच का सिल्ली देखना है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब कांच की सिल्ली पर प्रतीत होती है तो ये अपवर्तन के कारण इस प्रकार की ये मुड़ती है यहाँ से, और मुड़ने के बाद ये सीधे निकल जाती है। तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ बनने वाले अभिलंब को, ये बनने वाले लंब को हम बोलते हैं अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। जब ये यहाँ से एक बार अपवर्तन की घटनाएं हुई जिसके कारण ये मुड़ा, पुनः ये अपवर्तन के कारण पुनः ये प्रतीत हुआ, तो इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण जो पड़ा, इसके ऊपर अभिलंब यानी लंब जो खींचा गया उसे अभिलंब, पुनः ये अपवर्तन की घटना प्रदर्शित किया और यहाँ पर से अभिलंब खींचा गया और ये जो गुजरने वाली किरण इसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। तो ऐसा कब होता है, जब कांच के सिल्ली में हम प्रकाश गुजारते हैं तब होता है। और ये बताया जा रहा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, किसी कांच के सिल्ली पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर भी हम बोलते हैं ये अभिलंब बनता है बीच में, लेकिन यहाँ जानना है प्रकाश के अपवर्तन में, तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई वहां पर लंब बना, इस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। और ये जो मार्ग हमारा हुआ ये वायु मार्ग हुआ, और ये कांच की सिल्ली है, और कांच की सिल्ली जो होती है वो सघन माध्यम होती है, और सघन में हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है सघन में। अब यहाँ से अपवर्तन की घटनाएं हुई, इससे जो प्रकाश निकली, जो बिंदु स्रोत निकली, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ दो लंब बनते हैं, एक लंब बनते हैं आपतित किरण और एक बनते हैं अपवर्तित किरण। ये दोनों लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। एक मार्ग हमारा वायु होता है, ये मार्ग हमारा कहलाता है कांच का सिल्ली, और ये मार्ग कहलाता है हमारा वायु। अर्थात वायु को हम कल ही बता चुके थे, वायु को बोला जाता है विरल, कांच को यहाँ कहा जाता है सघन, और इधर बाहर निकला तो ये भी वायु हो गया, तो वायु हो गया हमारा विरल। समझना है विरल और सघन। तो किसी बिंदु स्रोत से ये आपतित किरण जब कांच की सिल्ली पर पड़ती है तो यहाँ के बाद अपवर्तन की घटना दर्शाती है। ठीक, तो अपवर्तन की घटना दर्शाती है, तो ये जो हमारा मार्ग है ये वायु कला है, वायु अर्थात विरल कला है। विरल से जा रहा है सघन में, तो सघन में जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अर्थात जब किरण
जब किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहां से निकली और ये अभिलंब की ओर मुड़ी। दूसरा है जब किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। दूर जाती है या दूर भागती है? दूर जाती है। अब इसको समझना है आसानी भाषा में। ये विरल से जा रहा है सघन में, ये अभिलंब की ओर मुड़ा। अब यहां से ये सघन से अब विरल जा रही है। इस किरण को आना चाहिए इधर अभिलंब की ओर, लेकिन ये अभिलंब से दूर जा रही है। तो जब किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर जाती है, और जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके लिए हम आसानी भाषा में समझ सकते हैं। इसके लिए लगाते हैं थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल ट्रिक बोल सकते हैं, बी सा आ, बी सा आ। और दूसरा हम लगाते हैं सा बी दो। अब इसको समझना है कि बी सु आ, अर्थात सु इसको हम बना सकते हैं, बी सु आ और सा बी दो, ये दोनों को समझ सकते हैं आसानी से। इसका मतलब हो गया विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर, विषुआ का मतलब हो गया विरल से सघन में तो अभिलंब, ये अभिलंब बता रहा है, अभिलंब ये बता रहा है सघन, ये बता रहा है विरल। यहां पर है साबिदु का अर्थ हो गया सघन से विरल से दूर, यानी साबिदु का अर्थ हो गया सघन से, यानी सघन से जा रही है विरल में, तो ये अभिलंब से कहां जा रही है? दूर जा रही है। तो इसको आसानी भाषा में याद रखने के लिए बीसुआर याद रखते हैं और दूसरा है साबिदु। ये याद रखने से हमें किरणों का विक्षोभ आसानी से पता चल जाता है कि अभिलंब की ओर जाएंगी या अभिलंब से दूर जाएंगी। तो याद रखना है बीसुआ, बी मतलब विरल, सा मतलब सघन और आ मतलब अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, या इसको हम बोल सकते हैं और भी, तो अभिलंब की ओर। साबिदु को याद रखना है, सा मतलब सघन, वी मतलब विरल और बी मतलब दूर, यानी साबिदु मतलब हो गया सघन से जब विरल में जाएंगी तो ये अभिलंब से दूर जाएंगी। किसी माध्यम का आवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस जो स्रोत है उसमें प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को आवर्तनांक कहते हैं। तो आवर्तनांक बराबर हम कह सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल बराबर हम बोल सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात या शून्य वायु। तो शून्य में प्रकाश की चाल। अब निकालना किसका है? यदि हमको निकालना है पानी का आवर्तनांक, तो पानी का माध्यम हमें यहां लिखना है 2,25,000 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये से ये खत्म, इसको आता है ऊपर में डबल शून्य, 25 नंबर 2 25, यहाँ से 25 चौका 100, यहाँ से 3 अर्थात 4/3, इसका आवर्तनांक हो गया 1.33। यदि हमको निकालना है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो इसके लिए हम लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे, अब कांच का प्रकाश की चाल, तो कांच होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको मीटर प्रति सेकेंड में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड में लिख सकते हैं। ये से ये खत्म 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये पानी का आवर्तनांक निकाले और ये कांच का आवर्तनांक निकाले। यानी आवर्तनांक कहते हैं किसे? तो शून्य में प्रकाश की चाल अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्तनांक।
यानी शून्य में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, बोले तो वायु में प्रकाश की चाल ये ऊपर होता है, और किसी भी माध्यम, जिस माध्यम का निकालना है तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा नीचे होती है। तो यहाँ हमको निकालना है पानी का आवर्तनांक, तो हम जानते हैं शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमको पानी का निकालना है, यानी पानी यानी जल, जल का मान होता है 2.25 × 10⁸। यहाँ से ये खत्म हो गया, और इसको हम काट सट के लाए तो 4/3 अर्थात 1.33। यदि पानी का आवर्तनांक पूछा जाए तो 1.33। कांच का आवर्तनांक के लिए हम यहाँ लिखे शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और यहाँ लिखे कांच का होता है 2 × 10⁸। इससे खत्म, यहाँ 3/2 आया, 3/2 का मतलब 1.5। तो इससे हमको पता चल रहा है कि सभी पदार्थों का आवर्तनांक अलग अलग होता है। जितने भी पृष्ठीय सतह वाले आवर्तनांक, यानी कांच का प्लेट हो, पानी हो, जितना भी अपवर्तन की घटनाएं प्रदर्शित करती है उसे हम बोलते हैं, यानी उसका मान जो होता है आवर्तनांक अलग अलग होता है, और विभिन्न विभिन्न माध्यम में अलग अलग होते हैं। वायु का अलग होता है, पानी का अलग होता है। जैसे वायु के लिए हम उसको निकाल सकते हैं, 1.003 आएगा। पानी का 1.33 यहाँ आ चुका है, और किरोसिन का 1.44 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, तारपीन का 1.47 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63 होता है, और बेंजीन का 1.50 होता है, पिघला क्वार्ट्ज का 1.46 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, क्राउन कांच का 1.8 होता है, फिलेंट कांच का 1.53 होता है, कैनाड बेल्सम का होता है 1.53, मनिकाय का होता है 1.71, और नीलम का होता है 1.77, सेंधा नमक का होता है 1.54, और हीरा का होता है 2.42। यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा आवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो होता है हीरा का। हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42, और सबसे कम होता है वायु का। सबसे कम अपवर्तनांक, कम अपवर्तनांक जो होता है वो वायु का होता है, जो लगभग 1.0003 होता है। तो सबसे ज्यादा आवर्तनांक हीरा का, सबसे कम आवर्तनांक वायु का, अर्थात इसमें प्रकाश का आवर्तन लगातार होता है और बहुत सारा होता है, इसके कारण हीरा चमकदार ज्यादा दिखता है, और सबसे कम होता है वायु में, जो कभी भी हमें चमकीला दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत कम मात्रा में हमें ये चमकीला दिखाई पड़ती है।